वेलकम टू द स्टडी सेंटर। आप सभी प्यारे बच्चों का द स्टडी सेंटर में स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो बुक है डॉक्टर मनोहर रे, हमने इसकी शुरुआत किया है और हम लोग चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्याएं, इसका जो पहला एक्सरसाइज है यानी प्रश्नावली 1A, अभी तक हमने इस प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक हमने प्रश्न संख्या 10 तक बात कर लिया है। आज से हम लोग प्रश्न संख्या 11 से कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी प्यारे बच्चे क्लास में बने रहिए। जो भी बच्चे क्लास में नए आते हैं, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू लिस्टेड अपडेट या नोटिफिकेशन जो है क्लास का वो आपको समय के अनुसार मिलता है। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाए क्लास में और हाँ, अपने सभी दोस्तों में, अपने सभी सहपाठियों में आप इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी से आ जाए, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आप लोग भी बैठ जाइए अपने सीट पे। ठीक, तो हमने प्रश्नावली 1A के क्वेश्चन नंबर 10 तक तो कर लिया था पिछली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट बनी है, आप चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, आज की इस क्वेश्चन में हम लोग 3 संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। ठीक है, अभी तक इस चैप्टर में आपने जो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ा है और उसकी सहायता से आपने केवल 2 संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना सीखा है। और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये कहता है कि 441, 567 और 693 ये 3 संख्याएं आपको दिया गया है और इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आपको यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 3 नंबर है और 3 नंबर का आपको क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, जब भी आपको क्वेश्चन में 3 नंबर दिया हो और आपसे पूछा जाए कि इसका एचसीएफ क्या होगा, है ना, तो सबसे पहले आप तीनों नंबर को उतार लीजिए। ठीक है, अब यहां पर सब कुछ आपको वही करना है जैसे 2 नंबर का हम लोग ज्ञात करते थे 2 संख्याओं का, वैसे हम 3 संख्याओं का एक साथ ज्ञात करेंगे। आपको सब कुछ वही करना है जो हमने पिछले वीडियो में और पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है। करना क्या है आपको कि यहां पर आपके 2 केस बनेंगे। यहां पर आपके 2 केस बनेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं फर्स्ट केस की बात करूं तो इसमें मैं एक बार 441 और 567 को ले लेता हूं, क्योंकि 441 से बड़ा क्या है, 567 है। ठीक है, तो एक बार आपको यहां पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाना है। और जो सेकंड केस है उसमें मैं मान लेता हूं 567 और इससे बड़ा आपका है 693। ये सेकंड केस है। 2 केस आपका बनेगा। पहले केस में आप सबसे छोटी संख्या और उससे बड़ी संख्या को ले लीजिए। दूसरे केस में आप उससे बड़ी संख्या और फिर उससे भी बड़ी संख्या को ले लीजिए। ठीक है, यानी यहां पर आप देखें तो आपको 2 छोटी संख्या दिया गया है और 2 बड़ी संख्या दिया है ना। तो एक बार आप सबसे छोटी संख्या ले लीजिए और उसके साथ में बड़ी संख्या ले लीजिए। उसके बाद आप जो उससे बड़ी संख्या उसको ले लीजिए और जो सबसे बड़ी संख्या उसको ले लीजिए। अब दोनों में आपको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है और इन दोनों का जो एचसीएफ आएगा ना, वही आपका आंसर होगा। चलिए करते हैं हम लोग। तो आप क्या लिखेंगे, आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, a बराबर बी क्यू प्लस आर, 0 लेस देन आर लेस देन बी। ठीक है, ये आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है। अब आपको क्या करना है कि सिंपल सा पहले तो आप क्या करिए कि 441 का भाग दे दीजिए आप 567 में। कितनी बार जाएगा, तो प्यारे बच्चों ये आपका जाएगा एक बार। 441 आएगा, इसको माइनस कर दीजिए, 7 में से 1 जाएगा 6 बचेगा और 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा।
तो जब हमने 567 में 441 का भाग दिया तो हमें रिमाइंडर क्या मिला है 126, अर्थात शेषफल हमें 126 मिला है, ना कि शून्य मिला है। और यह प्रक्रिया आपको तब तक करते रहना है जब तक कि रिमाइंडर क्या ना मिल जाए, शून्य मिल जाए। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए 567 इक्वल टू 441 का हमने भाग दिया कितनी बार, 1 बार, और रिमाइंडर कितना मिला है 126, अर्थात आर नॉट इक्वल टू 0। हमें यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं मिला है। अब जब रिमाइंडर 0 नहीं मिला है तो हमने युगलिट विभाजन एल्गोरिथम में क्या पढ़ा है कि आपको ये प्रक्रिया तब तक करते रहना है जब तक कि शेषफल 0 ना जाए। अब आप 126 का भाग देंगे, किसमें देंगे प्यारे बच्चों, 441 में देंगे। कितनी बार जाएगा, तो ये आपका भाग जाएगा 3 बार। 3 छक 18 का 8 हासिल का 1, 3 दूना 6 और 1 7 और 3 एकम 3, 378 मिला है। अब 11 में से 8 घटाएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 3, और यहाँ पे बचा 43 में से आप 37 को माइनस करेंगे तो आपको 6 मिलेगा। यानी आपको रिमाइंडर फिर क्या मिल गया 63, अर्थात 63 मिल गया। अभी भी आपका शेषफल 0 नहीं मिला है। तो इसको भी आप लिख लीजिए कि जब आप 441 में 126 का भाग दिए हैं, कितनी बार गया, भागफल 3 बार है, और शेषफल आपको 63 मिला, अर्थात आर नॉट इक्वल टू 0। अब आप 63 का भाग देंगे 126 में, और ये भाग आपका कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, क्योंकि 2 3 6 होता, 2 6 12, और आप देखेंगे कि शेषफल कितना मिल गया आपको, 0 मिल गया। शेषफल कितना मिल गया, 0 मिल गया। तो आप इसको लिख लीजिए आप कि 126 में जब हम 63 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है, 2 बार जाता है, और शेषफल 0 मिलता है, अर्थात आर इक्वल टू 0। तो आप यहां लिखेंगे कि इस स्थिति में शेषफल शून्य प्राप्त होता है। इस स्थिति में शेषफल शून्य प्राप्त होता है, और अंतिम भाजक 63 है। इसलिए 441 और 567 का HCF 63 होगा। तो पहले केस में हमने ये देखा कि 441 और 567 का जो HCF मिला है वो कितना है, 63 है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आप यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं। अगर इस 63 का भाग आप 693 में देते हैं और आपका शेषफल 0 आ जाता है, तब आप ये भी कर सकते हैं कि ये इसका HCF होगा। ठीक है, यानी 693 का भी HCF क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। आप इन तीनों संख्याओं का HCF 63 ही आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे दूसरा केस जो लिया है, आप इसमें 567 का भाग 693 में देंगे। आप चाहते हैं, अगर आपकी इच्छा है तो आप 441 और 693 को एक बार ले लीजिए, और एक बार 441 और 567 को ले लीजिए। मतलब ये कि आप एक बार 441 का भाग 567 में दीजिए, और एक बार आप 441 का भाग 693 में दीजिए, तब भी आपको आंसर मिलेगा, तब भी आपका HCF 63 ही आएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, या आप 63 का भाग जो है वो 693 में दे दीजिए, तब भी आपको HCF मिल जाएगा। ठीक, तो हमने पहला जो केस किया है, इस पहले केस में हमने ये देखा है कि 441 और 567 का HCF 63 मिला है। अब दूसरा केस करते हैं। दूसरे केस में भी आपको ये लिखना है कि अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यहां पे भी आपको एल्गोरिथम लगाना है, A इक्वल टू BQ प्लस R, आप जानते हैं। ठीक है, अब आप देखिए आपको क्या करना है कि 693 में आप 567 का भाग दे दीजिए। 693 में 567 का भाग दे दीजिए। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 13 में से 7
माइनस करेंगे तो 1 मिलेगा, सॉरी हाँ, यहाँ पे देखिए 567 का जब आप भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। अब आप देखिए 3 और ये 7 है तो उधार लेंगे, 13 में से 7 गया, कितना बचेगा, 7 6 13 होता है, यानी 6 बचेगा। ठीक है, यहाँ कितना बचा, 8, 8 में से 6 जाएगा, कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, और 6 में से 5 जाएगा तो 1 मिलेगा। आप देखिए वापस आपको कितना मिला, 126 मिला। ठीक है, अब आप इसको लिख लीजिए, 693 में जब आप 567 का भाग देते हैं कितनी बार, 1 बार, तो रिमाइंडर कितना मिलता है, 126, अर्थात आर नॉट इक्वल टू 0, आर नॉट इक्वल टू 0, यानी हमें रिमाइंडर जो है, शेषफल जो है वो शून्य प्राप्त नहीं हुआ। अब आपको 126 का भाग देना है 567 में, तो ये कितनी बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा, है ना। 4 छक 24 का 4 हासिल का 2, 4 दूना 8 हो 2 10, 10 का शून्य हासिल का 1, 4 एकम 4 हो हासिल 1 5। ठीक है, कितनी बार गया, 4 बार गया। अब 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, और 56 में से 50 को माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, यानी इस बार आपका जो रिमाइंडर आया वो कितना आया है, 63 आया, 63 आया। तो इसको भी लिख लीजिए आप, 567 बराबर 126 इंटू कितनी बार आपने भागफल दिया है, 4 बार आया है, रिमाइंडर कितना मिला है, 63, अर्थात आर नॉट इक्वल टू 0। अब 63 अर्थात 63 का भाग जब आप 126 में देंगे तो 2 बार जाएगा, और आपको शेषफल कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो 126 में जब आप 63 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, शेषफल 0 मिलेगा, अर्थात r इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे कि इस स्थिति में भी शेषफल शून्य प्राप्त होता है। क्या मिलता है, शेषफल शून्य प्राप्त होता है, और अंतिम भाजक 63 अर्थात 63 है। इसलिए 567 और 693 का HCF 63 होगा। ठीक है, तो हमने दोनों केस में क्या देखा है कि दोनों ही केस में आपको आंसर कितना मिल रहा, 63 मिल रहा। तो आप कह सकते हैं अतः 441 और 567, 441, 567 और 693 का HCF 63 होगा। कितना होगा, 63 होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों ही स्थिति में अंतिम भाजक 63 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, 63 प्राप्त होता है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है। आपको इसी प्रकार से करना है। आप जब भी आपके सामने 3 नंबर आपको दिया रहेगा और आपसे कहेगा कि इसका HCF निकालिए, तो आप इस तरीके से HCF निकालेंगे। सबसे पहले आप एक छोटी संख्या एक बड़ी संख्या लेंगे, उसके बाद फिर आप एक छोटी संख्या और एक बड़ी संख्या लेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार हमने 441, 567 और 693 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से निकाला है। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप सभी लोग अपने नोटबुक में इसे नोट कर लीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न संख्या 12 की, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 आपका कह रहा है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए या तो 4q या 4q + 1 के रूप का होता है।
ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 9 को अच्छे से समझा है तो आप ये आसानी से कर ले जाएंगे। आपको याद होगा तो मैंने क्वेश्चन नंबर 9 यानी इससे पिछले वाले वीडियो में, इससे पिछले वाले जो सेशन था उसमें हमने बात किया था क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने आपको बताया था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग अगर हम लोग करते हैं तो वो 3m या 3m+1 के रूप का आता है। ये हमने वहां पे सिद्ध किया था। वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस आपको इसमें क्या करना है कि आपको ये दिखाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जब आप वर्ग करते हैं तो किसी पूर्णांक q के लिए या तो वो 4q के रूप का होता है या 4q+1 के रूप का होता है। इस रूप में आपको सिद्ध करना है। वहां पे हमने m के रूप में सिद्ध किया था, यहाँ पे हमें q के रूप में सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे आइए देखते हैं इसको। तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी इस प्रकार का प्रश्न आपको दिया रहेगा तो आपको मान लेना है कि माना हुआ है धनात्मक पूर्णांक, माना हुआ धनात्मक पूर्णांक a है और b = 4 है। ठीक है, अब ये b कैसे आया है तो ये मैंने आपको बताया था यहां से आता है। ठीक है, b का मान हम यहां से लेते हैं क्योंकि युगलित विभाजन एल्गोरिथम से अगर आप इसकी तुलना करेंगे तो आपको b का मान 4 मिलेगा। आप यहां लिख सकते हैं कि अतः युगलित विभाजन प्रमेयिका से, युगलित विभाजन प्रमेयिका से आप जानते हैं कि a = bq+r होता है और 0 r का मान जो होता है वो 0 के इक्वल होता है या 0 के इक्वल होता है या 0 से बड़ा होता है, लेकिन b से हमेशा छोटा होता है, भाजक से हमेशा छोटा होता है। तो आप यहां से अगर इसकी तुलना आप इससे करते हैं तो आप देखेंगे कि b का मान आपको कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक है, और जब b = 4 है तो r कितना होगा, r का मान 0 1 2 3 होगा। इस कंडीशन से, इस स्वरसमीका इस कंडीशन से r का मान 0 1 2 3 होगा, क्योंकि हमने इसमें सिद्ध किया है, हमने पढ़ा है इसमें कि जो भाजक होगा, जो आपका शेषफल होगा यानी r का जो मान होगा वो भाजक से हमेशा क्या होता है, छोटा ही होता है। तो जब भाजक 4 है तो शेषफल क्या हो सकता है, या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। ठीक है, अब आपको यहां पर b = 4 दिया है तो आप यहां मान लेंगे कि a = 4m+r। अब आप कहेंगे कि m क्यों माना है, तो देखिए आपको प्रश्न में 4q और 4q+1 के रूप का सिद्ध करना है, इसलिए हम यहाँ पे 4m माने हैं। क्या माने हैं यहाँ पर हम लोग, 4m माने। अगर आप चाहें तो m ना q मान सकते हैं आप, अगर आप चाहें तो 4m की जगह आप q भी मान सकते हैं, लेकिन मैं m मान के कर रहा हूं। ठीक है, तो a बराबर क्या हो गया, 4m+r हो गया। अब आप यहां रखेंगे r = 0 रखने पर, r = 0 रखने पर जब आप r का मान 0 रखते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 4m+r 0 मिलेगा, यानी a बराबर हो जाएगा 4m। अब आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, 4m का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 16m² मिलेगा। और यहां से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या मिलेगा, 4m² मिलेगा। ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूं 4q, और यहां लिख देता हूं मैं कि जहां q = 4m² है, यहां पे मैंने क्या लिख दिया कि q का मान क्या है, 4m² है। यानी अगर आप यहाँ पे m का मान कुछ भी रखते हैं, ठीक है, चाहे माइनस में चाहे प्लस में, तो आपको किसी ना किसी संख्या का वर्ग ही मिलने वाला है। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पर मैं m का मान 1 रखता हूं तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, और 4 को 1 से गुणा करूंगा तो 4 एकम 4 आएगा, और फिर बाहर अगर 4 है तो बाहर जो 4 है उससे जब 4 का गुणा करूंगा तो क्या मिलेगा, 16 मिलेगा, और 16 किसका वर्ग होता है, 4 का वर्ग होता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं 2 रखता हूं तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4,
और 4 को 4 से गुणा करूंगा कितना आएगा, 4 चौक 16, और उस 16 को जब बाहर 4 है इससे गुणा करूंगा कितना आएगा, 16 चौक 64, है ना। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि किसी न किसी संख्या को आपको क्या मिलेगा, वर्ग ही मिलेगा। ठीक है, तो पहला जो कंडीशन था इसका 4q वो हमने सिद्ध कर दिया कि अगर हम लोग r बराबर 0 रखते हैं तो a बराबर 4m मिलेगा, बराबर 4m, और 4m का जब स्क्वायर करेंगे 16m स्क्वायर आएगा, यानी 4 बराबर क्या 4, और 4m स्क्वायर को हमने q मान लिया तो 4q आ गया। अब आप क्या रखेंगे, अब आप r बराबर, ठीक है ये तो हो गया r बराबर 0 रखने पर, अब आप r बराबर 1 रखिए, r बराबर 1 रखने पर r का मान इस बार मैं 1 रख रहा हूं, तो a बराबर हो जाएगा 4m प्लस 1, और जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा 4m प्लस 1 का, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी 16m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 2ab यानी 4 दूना 8, 8m मिलेगा मुझे। ठीक है, और मैं इसको लिख सकता हूं 16m स्क्वायर प्लस का 8m प्लस का 1, यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, तो यहां से मैं 4 कॉमन ले सकता हूं, 4 कॉमन लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 4 चौक 16, 4m स्क्वायर प्लस 4 दूना 8, 8 यानी 2m, और प्लस का 1, यहां मैं लिख सकता हूं 4q प्लस का 1, और यहां लिख सकता हूं कि जहां q बराबर क्या है 4m स्क्वायर प्लस 2m। ठीक है, यहां पर मैंने 4m स्क्वायर प्लस 2m की जगह क्या लिख दिया, q लिख दिया, तो क्या मुझे मिल गया 4q प्लस 1 मिल गया। यानी दूसरा कंडीशन भी आपका सिद्ध हो गया कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर किसी पूर्णांक q के लिए उसका मान क्या हो सकता है, 4q प्लस 1 के रूप का हो सकता है। ठीक है, अब आप r बराबर 0 रख लिए, 1 रख लिया, अब r का मान आप 2 रख के देखिए, r का मान 2 रखने पर, r बराबर 2 रखने पर, जब आप r का मान 2 रखेंगे तो आपको मिलेगा a बराबर 4m प्लस 2, और जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आप 4m प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पर वापस आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a का स्क्वायर हो जाएगा 16m स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होगा 4, और 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी 2ab का मान आ जाएगा 16m। ठीक है, और ये आपका देखिए 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16m स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8, और 8 दूना 16, 16m आपको मिल गया। तो आप इसको लिखेंगे 16m स्क्वायर प्लस, आप इधर ले लीजिए इसको 16m प्लस 4। ठीक है, अब यहां से आप क्या कॉमन लेंगे, या मैं कॉमन लेता हूं 4, तो मुझे क्या मिलता है 4m स्क्वायर। ठीक है, अब मैं यहां से 4 कॉमन ले लेता हूं, इस जगह से 4 कॉमन ले लूंगा तो क्या मिलेगा, यहां मिलेगा 4m स्क्वायर प्लस का 4m प्लस का 1। ठीक है, और यहां लिख सकता हूं 4q, यानी मैं यहां पे लिख सकता हूं कि जहां पर q बराबर क्या है 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1, यहां पे मैंने 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 को क्या मान लिया है, q मान लिया है, तो वापस वही कंडीशन आ गया 4q के रूप का होता है। अब आप यहाँ पे m का मान कुछ भी रखेंगे तो किसी ना किसी संख्या को आपको क्या मिलेगा, वर्ग ही मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने r बराबर 2 रखने पर सिद्ध कर लिया। अब आप r बराबर 3 रखिए, r बराबर 3 रखने पर जब हम r बराबर 3 रखेंगे तो a बराबर 4m प्लस 3 मिलेगा, और जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो वापस से आपको यहाँ पे लगाना होगा 4m प्लस 3 का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला वापस से लगेगा, तो आपको क्या मिलेगा 4m का स्क्वायर यानी 16m स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यानी 9, अब देखिए 2ab यानी 3 चौक 12, और 12 दूना 24m, कितना मिलेगा 24m मिलेगा। अब इसको एक तरफ आप ले लीजिए,
जब आप इसको एक तरफ लेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 16m² प्लस 24m प्लस। अब इस 9 को आप क्या लिखेंगे, अगर आप देखिए 9 को अगर ऐसे ही रखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए कि 0 1 2 3 ही तो है आपका रिमाइंडर, लेकिन अगर आप 9 को ऐसे लिख देते हैं तो आपका रिमाइंडर 9 मिलेगा, जो कि ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ देखा है कि शेषफल का मान जो है r का मान 0 1 2 3 ही होना चाहिए, और इसका मान रखने पर इस रूप का ये दोनों आना चाहिए। तो आप देखिए r का मान 0 रखने पर 4q के रूप का आया है, r का मान 1 रखने पर 4q प्लस 1 के रूप का आया है, और जब आप r का मान 2 रखेंगे तो 4q के रूप का आया है। ठीक है, अब हमने r का मान 3 रखा है तो 4q प्लस 1 के रूप का आना चाहिए। तो इस 9 को आप लिखेंगे 8 प्लस 1, क्या लिखेंगे 8 प्लस 1, और अब आप यहां से क्या कॉमन लेंगे, अब आप यहां से 4 कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा 4m² प्लस 6m प्लस 4 दूना 8 2 और प्लस का 1। फिर आप यहां लिख सकते हैं 4 बराबर, सॉरी आप यहां लिख सकते हैं 4, और इसको मैं q लिख सकता हूं प्लस 1, और यहां लिख देंगे आप कि q बराबर क्या है 4m² प्लस 6m प्लस का 2। हमने यहां पर 9 को 8 प्लस 1 लिख दिया है और उसके बाद 4 कॉमन लिया है, तो अंदर क्या मिला है 4m² प्लस 6m प्लस 2 और प्लस का 1। तो 4m² प्लस 6m प्लस 2 जो है इसको हमने क्या मान लिया है, q मान लिया है, तो वापस से आपको ये कंडीशन मिल गया 4q प्लस 1। तो आप देखेंगे प्यारे बच्चों कि जब हमने यहां पर b बराबर 4 माना तो r का मान हमें 0 1 2 3 मिला, यानी शेषफल हमें 0 1 2 3 प्राप्त हुआ, और जब जब हमने r का मान रखा है तब तब हमें 4q के रूप का मिला है, 4q प्लस 1 के रूप का मिला है, और वापस से 4q के रूप में मिला है, फिर वापस 4q प्लस 1 के रूप में मिला है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए या तो 4q या 4q प्लस 1 के रूप का होता है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी संख्या दे आपको, है ना, आपको तरीका ये याद रखना है, इसी तरीके से आपको प्रश्न को सोल्व करना है। ठीक है, तो आई होप प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। तो आज की इस क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात किया है। अगले क्लास में हम लोग इस चैप्टर यानी इस प्रश्नावली 1 को समाप्त कर देंगे। अब केवल आपके 3 क्वेश्चन बाकी हैं, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।